12 नवंबर 2023 की सुबह थी और उस दिन दिवाली थी और उस दिन संडे भी था। इसलिए सभी परिवार की सुबह का समय उस दिन रिलैक्स और काफ़ी ज़्यादा धीमा गुजर रहा था। और इनमें से एक परिवार नूर मोहम्मद का भी था। नूर मोहम्मद की फैमिली नेझारू के उडुपी कर्नाटका में रहते थे। फैमिली के मुखिया नूर मोहम्मद बहुत ही मेहनती इंसान थे। वो अपने बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ और सारी खुशियां देना चाहते थे, जिसकी वजह से वो सऊदी अरेबिया में बहुत मेहनत से काम करते थे। अपने परिवार से दूर रहना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन बच्चों की कोई भी ख्वाहिश अधूरी ना रह जाए, इसकी वजह से उन्हें वहाँ रहना पड़ता था। अपने पिता की तरह ही उनका बेटा असद भी बहुत मेहनती था। अपने पिता के साथ घर की जिम्मेदारी का बोझ कम करने के लिए असद भी अपने परिवार से दूर बेंगलोर में इंडिगो एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ में काम करता था। नूर मोहम्मद की पत्नी हसीना पूरे घर को बड़े ही अच्छे से संभालती थी, क्योंकि नूर मोहम्मद सऊदी अरेबिया में रहते थे और उनको काम से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती थी। और अपने पति के घर में ना होने की वजह से हसीना को बहुत अकेलापन महसूस होता था। हसीना को अकेलापन महसूस ना हो, इसलिए नूर मोहम्मद की माताजी यानी हसीना की सास हजीरा भी उनके साथ ही रहती थी। असद के अलावा उनके 3 बच्चे और थे। घर का सबसे छोटा बेटा असीम 12 साल का था। उसके स्कूल में भी दिवाली की छुट्टियां चल रही थी, इसीलिए वो पूरा दिन खेलने में ही बिजी रहता था। उनकी 2 बेटियां अफनान और एनाज भी थीं, जिनमें से एक 23 और दूसरी 21 साल की थी। और ये दोनों बेटियां भी बहुत होनहार और होशियार थीं। ये दोनों भी कुछ बड़ा करना चाहती थीं और अपनी फैमिली का नाम रोशन करना चाहती थी। और इसी वजह से ये दोनों अपने परिवार से थोड़ा दूर मैंगलोर में पीजी में रहती थी। और यहाँ रहते हुए अफनान अपनी डिग्री कंप्लीट कर रही थी और उसकी बहन एनाज इंडियन एक्सप्रेस में अपनी एयर होस्टेस की ट्रेनिंग कंप्लीट कर रही थी। यानी इस परिवार के सारे बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनती थे। उन तीनों बच्चों के अपनी लाइफ के गोल्स बहुत ज़्यादा क्लियर थे और जो वो बनना चाहते थे वो उसी पर काम कर रहे थे। यानी उन्हें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, अपने परिवार की हेल्प करनी थी, क्योंकि इस घर में सभी लोग उनकी मम्मी हसीना और उनकी सासू माँ को छोड़कर सभी लोग पढ़ाई करने के लिए या फिर काम करने के लिए बाहर रहते थे। इसीलिए इनका घर सूना सूना सा रहता था। लेकिन 12 नवंबर को दिवाली थी और घर के सभी लोग दिवाली पर घर आए हुए थे। अफनान और अनाज भी दोनों छुट्टी लेकर घर आई हुई थी। उस दिन सुबह के 8:30 बज रहे थे। उनकी मम्मी हसीना किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। उनकी दादी हजीरा भी पलंग पर बैठी हुई आराम कर रही थी। अफनान और अनाज नाश्ते के लिए थोड़ा लेट उठी थी और असीम यानी घर का सबसे छोटा बच्चा घर के बाहर साइकिल चला रहा था। और सभी लोग अपने काम में बिजी थे या फिर अपनी मम्मी का हाथ बटा रहे थे, बातें कर रहे थे या फिर मौज मस्ती और हंसी मजाक कर रहे थे। और अब नाश्ते की तैयारी करते हुए 9 बज चुके थे और जो छोटा बेटा असीम था वो भी घर के बाहर साइकिल चलाने में बिजी था। लेकिन तभी उसके पास से एक आदमी सीधा उनके घर अंदर गया और उस आदमी ने ब्राउन कलर की टी-शर्ट पहनी हुई थी और उसने अपने मुंह पर मास्क लगा रखा था, जिसकी वजह से वो पहचान में नहीं आ रहा था। उस समय सिर्फ उसका सर और आंखें ही दिखाई दे रही थी। लेकिन उस आदमी को देखने के बाद असीम ने उस पर ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया और वो फिर साइकिल चलाने में बिजी हो गया। लेकिन मास्क मैन ने घर के अंदर जाते ही एनाज को देखा और उसने एनाज से 15 या 20 सेकंड तक कुछ बात की और फिर देखते ही देखते उसने एनाज पर चाकू से वार कर दिया। उसकी आवाज़ सुन के मम्मी हसीना और उसकी बहन अफनान भी कमरे से बाहर अपने लिविंग रूम में आई और उन्होंने उस आदमी को रोकने की कोशिश की। लेकिन वो आदमी बहुत स्ट्रांग था और वो पक्का इरादा करके आया था। उसके अंदर का गुस्सा अफनान और हसीना दोनों के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रांग था। उस आदमी ने अफनान और हसीना पर भी चाकू से हमला किया और करीब 8 से 10 बार हमला किया। और जब किसी पर भी इतना भयंकर हमला हो रहा हो तो उसकी चीखें भी दर्दनाक ही होती हैं। अपने घर से इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखें सुनाई देने पर 12 साल का असीम भी भागकर घर के अंदर आया। वो ये देखने के लिए आया था कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। लेकिन जैसे ही वो अंदर आया तो उस मास्क मैन ने उसे भी नहीं छोड़ा। एक 12 साल के बच्चे को भी उस क्रिमिनल ने बड़ी ही बेरहमी से चाकू से मार डाला। और वो यहाँ पर भी नहीं रुका, घर की सबसे बुजुर्ग महिला हजीरा जी पर भी उसने हमला कर दिया। लेकिन हजीरा बचते बचाते हुए वहाँ से भाग गई
और उन्होंने अपने घर के बाथरूम के अंदर घुसकर अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। लेकिन मास्क मैन का एक चाकू उनको भी लगा था, तो मास्क मैन ने सोचा वो बुजुर्ग महिला है और ज़्यादा खून बह जाने की वजह से वो अंदर ही मर जाएगी। फिर वो वहाँ से वापस लिविंग रूम में आया और जिसे मारने के इरादे से वो आया था उसे आखिरी बार देखा और वहाँ से भाग गया। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर भाग रहा था तो उसे घर के गेट पर एक महिला दिखाई दी और उस महिला ने इस आदमी का हुलिया देख लिया था, तो उस आदमी को लगा कि ये किसी ना किसी को ज़रूर बताएगी या फिर पुलिस को तो बता ही देगी कि इस घर में क्या हुआ है। तो उसने इस औरत को धमकी दी कि अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो आदमी उस घर से भाग गया और इस पूरी वारदात को उसने सिर्फ 15 मिनट में अंजाम दिया। यानी इन 4 लोगों को उसने सिर्फ 15 मिनट में मार डाला और वहां से भाग भी गया। और उन 15 मिनट में एक हंसता खेलता परिवार अब खत्म हो चुका था। लेकिन ये आदमी कौन था और नूर मोहम्मद की फैमिली से भला इसकी क्या दुश्मनी थी? लेकिन जब पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची तो उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कहाँ से करे। बस उनके सामने 4 लोगों की लाशें थी। ना ही क्रिमिनल का कुछ पता था और ना ही उसका मोटिव पता था कि आखिर एक सीधे साधे परिवार से और तो और एक 12 साल के बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी। लेकिन जब पुलिस घर की तलाशी कर रही थी तब उन्हें बाथरूम अंदर से लॉक मिला। उन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा खुलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंदर हजीरा जी इतनी डरी हुई थी कि पुलिस के बार बार ये कहने पर भी कि वो सच में पुलिस ही है और उनकी मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन वो तब भी दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार नहीं थी। और इससे ये पता चलता है कि वो कितनी ज़्यादा डरी हुई होंगी, जो वो उस समय किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। और वो क्राइम कितना भयानक होगा जो उनकी आंखों के सामने हुआ होगा और जिसकी वजह से वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैसे तैसे करके पुलिस वालों ने हजीरा जी को बाथरूम से बाहर निकाला और उन्हें सीधा हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन क्राइम सीन देखने पर फिर भी सवाल यही था कि आखिर वो आदमी कौन था जिसकी इस परिवार से दुश्मनी थी। पुलिस ने पहले तो पूरे घर की तलाशी ली, ये देखने के लिए कि कहीं वो आदमी चोरी के इरादे से तो नहीं आया था। लेकिन ये क्राइम सुबह ही हुआ था और घर की जितनी भी कीमती चीज़ें थीं, कैश या फिर जेवर हो, वो सब के सब घर में ही थे और ना ही घर में से कोई चीज़ गायब हुई थी। और इस घटना को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आदमी सीधा घर में आया और 4 लोगों को मारकर चला गया। पुलिस ने देखा कि घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा या फिर कोई भी ऐसा रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं था। और फिर पुलिस की गाड़ी को देखकर कि यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि इस सोसाइटी में कभी भी ऐसा कोई क्राइम नहीं हुआ था, वहाँ पर तो कभी चोरी भी नहीं हुई थी। तो पुलिस की गाड़ी को देखकर आस पड़ोस में ये बातें फैलने लगी थीं और धीरे धीरे करके ये बात सिर्फ उडुपी में ही नहीं और सिर्फ इस सोसाइटी में ही नहीं बल्कि पूरे कर्नाटका में इस घटना की बात फैल चुकी थी। पुलिस इन 4 फैमिली मेंबर्स का बैकग्राउंड चेक कर ही रही थी। इससे पहले कि पुलिस को कोई सुराग या सबूत मिल पाता, तभी उनके पास एक रिक्शा वाला आया जिसने पुलिस को एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दी। श्याम एक रिक्शा ड्राइवर था और हर रोज की तरह 12 नवंबर की सुबह भी वो ऑटो स्टैंड पर सवारी का इंतजार कर रहा था, जब एक मास्क पहना हुआ आदमी उसके रिक्शा में आकर बैठा और उसने श्याम को तृप्ति लेआउट चलने के लिए कहा। और श्याम ने उस आदमी को नूर मोहम्मद के घर के थोड़ा पास ही उतार दिया था। इतना ही नहीं, बल्कि श्याम ने उस आदमी को 15 मिनट बाद, यानी जब वो आदमी वहां से भाग चुका था, उसके बाद वापस ऑटो स्टैंड के पास दूसरे रिक्शा में बैठते हुए देखा भी था। जैसे ही पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली तो पुलिस सीधा उस ऑटो स्टैंड पर पहुंची और वहां के सारे सीसीटीवी कैमरास को चेक करने लगे। और आखिर उन्हें कैमरा फुटेज की मदद से उनका सस्पेक्ट और इस घर का क्रिमिनल दिखाई दिया। कैमरा फुटेज के साथ साथ पुलिस नूर फैमिली के फ़ोन भी टैप कर रहे थे, उनका बैकग्राउंड भी चेक कर रहे थे। तो नूर की पत्नी हसीना और छोटी बेटी अफनान का बैकग्राउंड और मोबाइल फ़ोन चेक करने पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन एनाज के बारे में पूछताछ करने पर और जहां वो काम करती थी वहां उसके कोलीग से बात करने पर और उसका फ़ोन चेक करने पर उन्हें एक आदमी पर शक होना शुरू हो गया। और क्योंकि ये आदमी 12 नवंबर से काम पर भी नहीं आया था, पुलिस उस आदमी के घर गई, लेकिन वो वहाँ भी नहीं था और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ था, जिसकी वजह से उस आदमी की लोकेशन का भी पता नहीं चल रहा था। लेकिन ये आदमी आखिर था कौन? उसका नाम था प्रवीण अरुण चौगले
और ये सांगली महाराष्ट्र का रहने वाला था और प्रवीण फिजिकली बहुत स्ट्रांग था, तो उस कंडीशन में हमेशा से वो थोड़ा कम्पिटिटिव रहा था। सन 2007 में प्रवीण को पुणे पुलिस में नौकरी मिल गई थी और वो पुलिस ट्रेनिंग में भी हमेशा सबसे आगे रहने की कोशिश करता था। लेकिन फिर 3 महीने के बाद उसने पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, ज़्यादा सैलरी के लिए उसने बेंगलुरु में एयर इंडिया एक्सप्रेस में एक केबिन क्रू की जॉब करना शुरू कर दी। बेंगलुरु शिफ्ट होते ही प्रवीण की जैसे किस्मत ही बदल गई थी। उसकी नौकरी अच्छी चल रही थी, जिससे उसे बहुत पैसे भी मिलते थे और उसकी सारी इच्छाएं भी पूरी हो रही थीं। अब उसके पास पैसा था और अब वो पूरी तरह से सेटल हो चुका था। इसीलिए उसने ये सोचा कि मैं अब शादी कर लेता हूँ। तो लाइफ में सेटल होने के बाद उसने शादी कर ली और अब उसके 2 बच्चे भी थे। शादी करने के बाद, बच्चे हो जाने के बाद अब उसने अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए 2-3 फ्लैट्स भी खरीदे थे और प्रवीण को इंडियन एक्सप्रेस में नौकरी करते हुए 8 साल हो चुके थे। यानी जो इंसान 8 साल से नौकरी कर रहा है, उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, उसके पास फ्लैट्स, उसके पास गाड़ी है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि इसकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रवीण के केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रवीण को एक बहुत ज़्यादा सिमिलर बीमारी थी जो कि हमारे भारत में लगभग हर एक आदमी को है, और ये बीमारी थी शक करने की बीमारी। प्रवीण को कभी भी किसी भी आदमी पर भरोसा नहीं होता था और अगर उसे कोई आदमी पसंद आता था तो वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता था। और ये जो पॉजिटिवनेस और शक का कॉम्बिनेशन है, अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो ये उस इंसान के और उसके सभी रिलेटिव के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। और प्रवीण तो इतना बड़ा शक्की था कि वो अपनी खुद की पत्नी पर भी भरोसा नहीं करता था। वो अपनी पत्नी को कहीं बाहर भी नहीं जाने देता था, किसी से बात नहीं करने देता था, किसी से मिलने नहीं देता था, बल्कि यहाँ तक कि उसकी पत्नी अकेले सब्जी लेने भी नहीं जाती थी। और अगर कभी कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाती थी जहाँ पर उसकी बीवी का बाहर जाना बहुत ज़रूरी होता था, तो वो हमेशा अपनी बीवी पर शक करता था। और अगर उसकी पत्नी से घर में कोई गलती हो जाती थी तो वो अपनी पत्नी को मारता था। यानी बंद दरवाजे के पीछे प्रवीण की सच्चाई ये थी। लेकिन सामने से देखने से ऐसा लगता था जैसे प्रवीण लोगों की बहुत मदद करने वाला और बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन जब प्रवीण एयर इंडिया एक्सप्रेस में काम कर रहा था और जब अचानक से एनाज ने एज ए एयर होस्टेस वहां ज्वाइन किया, तो प्रवीण को एकदम से वो पसंद आ गई थी। प्रवीण वैसे तो एनाज का सीनियर था, लेकिन वो हमेशा एनाज को कभी भी हेल्प करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था, चाहे वो हेल्प ड्यूटी से रिलेटेड हो या फिर वो काम से बाहर की हेल्प हो। लेकिन वो हमेशा यही कोशिश करता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनाज के पास रहे। उसने एनाज की एक हेल्प ये की थी, उसको बेंगलुरु में एक घर ढूंढने के लिए, जहां वो अपनी बहन अफनान के साथ रहती थी। प्रवीण ने एनाज को अपनी स्कूटी भी दे रखी थी ताकि उसको शहर में ट्रैवलिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एनाज और प्रवीण को साथ काम करते हुए 7-8 महीने हो गए थे और वो लोग एक तरीके से फ्रेंडली भी हो चुके थे। लेकिन एनाज प्रवीण को एज ए सीनियर और मेंटोर की तरह देखती थी, जो कि उसकी हेल्प कर रहे थे बस, और वो बस प्रवीण की रिस्पेक्ट करती थी। जैसे वो अपने दूसरे कॉलीग को फ्रेंड मानती थी, वैसे ही वो प्रवीण को भी अपना दोस्त मानती थी। लेकिन धीरे धीरे प्रवीण एनाज को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा था और ये चीज़ एनाज को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और अब बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि प्रवीण एनाज को क्रू में भी किसी से बात नहीं करने देता था, और जब वो क्रू में भी किसी और लड़के से बात करती थी तो प्रवीण बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था। और ये सब कुछ पिछले 1-2 महीने से हो रहा था। अगर आप कहीं काम कर रहे हो और आपका सीनियर जो आपसे 20 साल बड़ा हो आपके ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश करे और आपको हर एक बात पर कंट्रोल करने की कोशिश करे, और अगर ये चीज़ तुम्हारा दोस्त भी करेगा तो तब भी तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा। लेकिन क्योंकि वो दोनों एक ही जगह में एक ही एयरलाइन में काम करते थे, तो इसीलिए अब एनाज के पास एक ही ऑप्शन था, और वो था प्रवीण से बात ना करना, उसे देखने पर हाय हेलो ना बोलना, या फिर उसका नंबर ब्लॉक कर देना। और यही सेम काम एनाज ने किया। उसने प्रवीण का नंबर ब्लॉक कर दिया। उसे लगा कि शायद अब प्रवीण उसे परेशान नहीं करेगा और अब शायद उसे समझ आ जाएगा कि एनाज को उसके साथ कंफर्टेबल नहीं लगता और वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेगा। लेकिन एनाज को ये नहीं पता था कि ऐसा करने पर वो अपनी जान गंवा बैठेगी। जब प्रवीण को पता चला कि एनाज ने उसे ब्लॉक कर दिया, यानी उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है, तो उसका दिमाग खराब हो गया
और जिस अनाज से वो प्यार करता था, जिसके लिए वो इतना पॉजिटिव था, अब उसे उस अनाज से नफरत होने लगी थी और अब वो बदला लेना चाहता था। उसे पता था कि अनाज उडुपी में कहाँ रहती है और उसे ये भी पता था कि दिवाली की छुट्टी में वो अपने घर जाएगी। और 12 नवंबर को प्रवीण अपने घर से पूरी प्लानिंग करके निकला था कि कैसे वो अनाज के घर पहुंचेगा ताकि वो पकड़ा ना जाए। उसने अपने घर से एक किचन नाइफ ली और एक बैग में एक्स्ट्रा कपड़े भी रखे और वो अपनी गाड़ी में बैठकर अनाज के घर के लिए निकल गया। क्वींस रोड के पहले आने वाले टोल बूथ से थोड़ा दूर उसने अपनी गाड़ी पार्क की और टोल बूथ के पास से ऑटो स्टैंड तक पहुंचने के लिए उसने एक बाइक वाले से लिफ्ट ली और फिर ऑटो स्टैंड से वो श्याम के ऑटो में बैठकर तिरुपति लेआउट पहुंचा। आप सोच रहे होंगे कि प्रवीण को अनाज के घर का एड्रेस कहां से मिला, क्योंकि प्रवीण ने स्नैपचैट के लोकेशन फीचर से अनाज के घर का पता लगाया था। उस ऐप का एक फीचर है जिसके बारे में हम अक्सर इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन प्रवीण ने उस फीचर का मिसयूज किया और उसने स्नैपचैट से ही उसकी लोकेशन ट्रैक की। तिरुपति लेआउट पहुंचने के बाद वो घर के गेट से अंदर गया और वो असीम के पास से गुजरा। प्रवीण घर के अंदर आया और जैसे ही अनाज को उसने देखा तो उसने पहले उससे पूछा कि आखिर उसने उसका नंबर ब्लॉक क्यों किया है और इससे पहले कि अनाज कुछ बोल पाती। प्रवीण ने उस पर हमला कर दिया और देखते ही देखते उसने हसीना, अफनान, अनाज और असीम को मार डाला और फिर प्रवीण वहां से भाग गया। घर से भागने के बाद उसने दोबारा फिर एक बाइक वाले से लिफ्ट ली और वहां से वो ऑटो रिक्शा स्टैंड तक पहुंचा, जिसके बाद वो ऑटो रिक्शा स्टैंड से वापस अपनी गाड़ी के पास पहुंच गया और गाड़ी में बैठने के बाद उसने अपने कपड़े चेंज किए ताकि किसी को भी पता ना चले कि इस तरह के कपड़े पहना हुआ आदमी यहाँ से आया था या फिर इधर से गया था। खैर, प्रवीण कपड़े चेंज करके वहां से अपने घर भाग गया। घर जाने के बाद उसने सबसे पहले अपने घर का चाकू धोया और उसे वापस किचन में रखा। फिर उसने अपने परिवार से, अपने बीवी बच्चों से कहा कि हम दिवाली मनाने के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं और फिर अपने परिवार को लेकर वो अपने अंकल के घर बेलगाम चला गया। अब उसने अपना फ़ोन भी बंद कर दिया था, लेकिन पुलिस बस उसके फ़ोन के ऑन होने का इंतज़ार कर रही थी और जैसे ही 14 नवंबर को प्रवीण ने अपना फ़ोन ऑन किया, पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस की और उसे पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद प्रवीण ने डर में आकर अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस को उसके घर से वो चाकू भी मिला जिससे उसने एक हंसता खेलता परिवार ख़त्म कर दिया था और खून वाले वो कपड़े भी मिले जो उसने वारदात के वक्त पहने हुए थे और उन कपड़ों के पास में ही उसने अपना मास्क भी रखा था। पुलिस के पास सारे सबूत हैं और दिसंबर की 5 तारीख तक प्रवीण पुलिस कस्टडी में रहा और उसके बाद उसे कड़ी से कड़ी सजा ज़रूर मिलेगी। लेकिन जब प्रवीण पहले से ही उसे हरास कर रहा था तो अनाज ने अपने भाई बहन से या अपने पेरेंट्स से कुछ बताया क्यों नहीं? अगर उसने अपनी फैमिली को पहले ही सब कुछ बता दिया होता तो शायद उसकी फैमिली कुछ एक्शन लेती और आज वो लोग जिंदा होते। लेकिन शायद अनाज ने यही सोचा होगा कि नंबर ब्लॉक करने के बाद प्रवीण उसे तंग नहीं करेगा और उसे एहसास हो जाएगा कि वो क्या कर रहा है। लेकिन अनाज ने ये नहीं सोचा होगा कि प्रवीण इतना कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम लोग कभी भी किसी भी इंसान का बिहेवियर नहीं समझ सकते और अगर आप लोग भी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो तो तुरंत पुलिस में कंप्लेंट करें या फिर अपने घर वालों को बताएं। अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताएं क्योंकि पेरेंट्स आपके बारे में हमेशा आपसे बेहतर सोचते हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।